हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कहानी। ये आपके यूजीसी नेट यूनिट 7 में है और ये आपके एचपीएससी यानी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में भी है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारी 5वीं कहानी है। इससे पहले मैंने 4 कहानियाँ और डाल दी है। आपके पाठ्यक्रम में टोटल यानी कुल 21 कहानियां हैं और मैं ये 21 की 21 करवाऊंगी। क्रमबद्ध से आपका पाठ्यक्रम चलता रहेगा। बिल्कुल निःशुल्क करवाया जा रहा है पाठ्यक्रम, ठीक है। बाकी भी आरटीजीटी पीजीटी एस्टेट का है और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस पर मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। 2 दिन के लिए 13 और 14 सितंबर पर मात्र और मात्र 999 रुपये की पीडीएफ दी जा रही है। बाद में ये 1499 की हो जाएगी। और ये आपका यूजीसी नेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी दोनों ही पाठ्यक्रम यानी दोनों क्या तीनों ही मान के चलिए, नेट ऑब्जेक्टिव पेपर और लिखित पेपर तीनों ही पेपरों के लिए महत्वपूर्ण है। और यहाँ इंटरव्यू तक मतलब पूरी प्रोसेस के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पूरी प्रोसेस के लिए ज़रूरी पाठ्यक्रम है। इससे बाहर कुछ नहीं है। चलो तो अभी शुरुआत करते हैं। लाइक ज़रूर कर देना, प्रतिक्रिया ज़रूर देने की। वीडियो कैसी लगी, आप प्रतिक्रिया नहीं देते हो एक उत्साह बनता है, ठीक है। तो आप पूरी क्लास देखकर भी प्रतिक्रिया नहीं देते हो भाई। एक इंसान की बहुत मेहनत होती है उसके पीछे, और मेहनत को कम से कम इतना तो हाँ ये होता है कि हर इंसान संपूर्ण नहीं होता है। कुछ कमियां मेरे अंदर में भी है, आप में भी, और मैं तो मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैं। प्रतिदिन सुधार करना चाहती हूँ और इसमें आप मेरी मदद करेंगे। तो ये ईदगाह कहानी है जिसमें एक पोता यानी पुत्र, जिसे हरियाणा में तो यहाँ पोता बोलते हैं, पुत्र और एक दादी के प्यार की कहानी है। एक छोटे से बच्चे में माँ बाप के मर जाने के बाद अनाथ बच्चा है और कितनी मैच्योरिटी आ जाती है। मतलब कि बच्चा समय से पहला ही बड़ा हो जाता है और एक उनके प्रति एक कितनी गहराई है एक 4-5 साल के बच्चे में। ये हम कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा समय हो जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको तमाम जानकारी होती चली जाएगी, ठीक है। प्रेमचंद इसके लेखक है ईदगाह कहानी के। थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं हमारे लेखक का। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। इनका असली नाम यानी वास्तव नाम, इनका क्या वास्तविक नाम, ठीक है, असली नाम या वास्तविक नाम सही रहेगा। अगर साहित्य की दृष्टि से देखें तो वास्तविक नाम इनका क्या था, धनपत राय। और 1880 वाराणसी के लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ये हिंदू और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में मौत नाम से प्रकाशित हुई। मौत नहीं भैया, ये सोत है, ठीक है, सोत है इनकी, मौत नहीं है, सोत आएगा ये, ठीक है। ये इन्होंने टाइपिंग में गलती कर रखी, सोत कहानी आएगा, ये मौत नहीं आएगा। इसको आप जरूर ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका में दिसंबर 1915 में सोत नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। मौत नहीं, सोत, इसको जरूर ठीक कर लेना, वरना बहुत ये क्या है एक मतलब कहते हैं वर्ण की गलती से बहुत बड़ी गलती हो सकती है, तो इस गलती को जरूर सुधार लेंगे, ठीक है। 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से प्रकाशित हुई थी। अब क्या है यहाँ आप याद रखेंगे, जन्म तो हुआ है 1880 में, ठीक है, और मृत्यु हुई है 1936 में। और इनकी अंतिम जो कहानी है, पहली कहानी है इनकी सोत, कब छपी है, 1915 ईस्वी में छपी है। किस पत्रिका में छपी है, सरस्वती पत्रिका में छपी है, ठीक है। अंतिम कहानी कौन सी है, कफन। आप याद रखेंगे, एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, तो अंतिम समय में क्या काम आता है, कफन काम आता है, ठीक है। मौत के बाद अंतिम समय में कफन काम आता है। तो कफन क्या है, एक अंतिम समय जो अंतिम क्षणों में जो चीज़ काम आती है वो कफन है।
तो उसी प्रकार इस कहानी को मैं तो एक चीज़ को महसूस कर रही थी। मैं कई बार ऐसी चीज़ों को महसूस करती हूँ जो किताबी ज्ञान में नहीं, यानी किताबों में नहीं लिखी है। मैं जब प्रेमचंद के बारे में पढ़ रही थी तो मैंने सोचा भाई इनकी जो अंतिम कहानी है 1936 में कफन नाम से प्रकाशित हुई, और प्रेमचंद की जो मृत्यु है ये कफन कहानी के तुरंत यानी कुछ समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 1936 में ये कहानी लिखते हैं और नाम क्या है, कफन, और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब जो इंसान सच्चा होता है, गरीबों के बारे में सोचता है, दीन दुखी के बारे में सोचता है, तो उसे क्या है, अपने पूर्व जो घटनाएं होती हैं ना, जो मतलब कि भविष्य में जो घटनाएं घटित होती हैं उनके बारे में पहले ही आभास होने लगता है। तो आपने ये कभी सोचा कि प्रेमचंद ने अंतिम कहानी कफन ने क्यों लिखी, उसके कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु क्यों हुई? तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो मृत्यु के निकट है, मतलब उनकी मृत्यु होने वाली है। तो ये गलती मैं फिर से कह रही हूँ, ये आप ज़रूर सुधार लें, मौत नहीं सोत लिख लेना, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। और भाई ये है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी है। और मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी ये कहानी स्पेशल बैठ के सुनो, काम करते करते भी सुन लिया करो। मैं 2-3 बार हर चीज़ को रिपीट करती हूँ, सुनोगे तो भी याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया, और ये आया था 1907 में, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा 1907 में। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन नाम से आया। देशभक्ति भावना से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेजी सरकार ने इस पर रोक लगा दी। प्रेमचंद नाम उनकी कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 अंक में प्रकाशित हुई। तो यहाँ देखेंगे, जब सोजे वतन इनका जो पहला कहानी संग्रह है, तो ये देशभक्ति की भावना से उत्पोत था, यानी इसमें देश, जो हमारा देश उस समय क्या था, गुलाम था। तो इन्होंने युवाओं को, अपने देश के लोगों को जागरूक किया इस सोजे वतन कहानी संग्रह के माध्यम से। तो इससे क्या है, अंग्रेज सरकार भड़क गई। तो उन्होंने क्या किया, भाई ये लेखक कौन है, इनको मारने के लिए भी ढूंढ रहे थे। तो उस समय तक ये क्या इसमें लिख रहे थे, ये उर्दू में लिख रहे थे, नवाब राय नाम से उर्दू में लिख रहे थे, नवाब राय से। तो फिर क्या किया भाई, इनके दयानारायण साहनी, दयानारायण निगम है, साहनी है कुछ ऐसा ही नाम है, दयानारायण, ये मैं आगे बताऊंगी, दयानारायण। तो उन्होंने इनको सलाह दी कि आप अपना नाम बदल कर कहानी लिखो, वरना ये आपको पकड़कर मार देंगे। तो उस समय प्रेमचंद लिखते तो फिर भी बाद में रहे अंग्रेजों के खिलाफ, ऐसा नहीं कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया था, लेकिन इन्होंने इस घटना के बाद अपना नाम बदल लिया, ये प्रेमचंद नाम से लिखने, पहले तो ये उर्दू में नवाब राय नाम से लिख रहे थे, फिर बाद में क्या है, ये सोजे वतन जो इनका कहानी संग्रह जब्त कर लिया गया, तो उसके बाद से ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगी। तो फिर क्या हुआ, तो पहले उसके बाद इनकी बड़े घर की बेटी आई पहली कहानी, यानी प्रेमचंद नाम से है, वो तो क्या थे, उर्दू में थी, वो थी किसके, नवाब राय नाम से, लेकिन ये है सोत थी नवाब राय, अब ये है प्रेमचंद नाम से लिख रहे हैं। अब प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी आई बड़े घर की बेटी, और ये कौन सी पत्रिका में, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई, 1910 में। अब देखो यहाँ से कितने प्रश्न बनेंगे। सोजे वतन किसका कहानी संग्रह, प्रेमचंद का है। कब प्रकाशित हुआ था, 1907 में। अंग्रेज सरकार ने कौन सा कहानी संग्रह ऐसा था प्रेमचंद का, यानी कौन सी रचना ऐसी थी जो जब्त कर ली थी, सोजे वतन। किस घटना के बाद प्रेमचंद नवाब राय नाम को छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखने लगे, तो सोजे वतन की ये घटना हुई थी, अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर दिया, तब उसे ये प्रेमचंद नाम से लिखने लगी थी। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। इनकी अधिकतर कहानियां निम्न व मध्यम वर्ग का चित्रण करती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार आया, याद रखेंगे कि मानसरोवर जो कहानी संग्रह है इनका कितने खंडों में है, तो आप याद रखेंगे ये है 8 खंडों में। कितने खंडों में, 8 खंडों में। और ये मरणोपरांत यानी मरने के बाद प्रकाशित हुआ था ये, ठीक है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद ने 301 कहानियां लिखी है। अब देखो, ये आपने बहुत पढ़ा होगा कि लगभग प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी हैं। ये आपने हर पुस्तक में पढ़ा है कि प्रेमचंद की कहानियां लगभग कितनी थी, 300 कहानियां थी, ठीक है।
लेकिन आप पढ़ेंगे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका है, इन्होंने प्रेमचंद की 301 कहानियाँ मान ली भाई, एक और इन्होंने शामिल कर दिया। अब इनके कहानी संग्रह आप ध्यान से सुनोगे, जिसमें इनका कहानी संग्रह है सप्तसरोज, नवनिधि, पूर्णपुरीमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर। ठीक है, तो इस प्रकार सप्तसरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर। अब मैं एक बार थोड़ी सी ट्रिक और बता देती हूँ आपको। देखो, प्रेम पूर्णिमा में इसमें प्रेम आया है, प्रेम पच्चीसी में प्रेम आया है, प्रेम प्रतिमा में प्रेम आया है, प्रेम द्वादशी में भी प्रेम आया है, और इसके बाद अलग है वो है आपकी समर यात्रा और मानसरोवर। सप्तसरोज, नवनिधि, मानसरोवर, इनके 8 भाग हैं। ठीक है, 8 खंडों में 2-3 बार इसे रिवीजन करोगे अपने आप याद हो जाएगा। मानसरोवर भाग 1 में संकलित बाल मनोविज्ञान पर आधारित ईदगाह कहानी प्रेमचंद की उत्कृष्ट रचना है। ये सन 1933 में प्रकाशित हुई थी। मानवीय संवेदना और जीवन जगत के मूल्यों के तथ्यों को जोड़ा करती है। तो ये देखेंगे आप, तो ये जो आपकी ईदगाह कहानी है, ये प्रेमचंद की ईदगाह कहानी है, ये कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1933 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ये किस में प्रकाशित हुई थी? मतलब कहानी संग्रह है ना, जो 1 से ज़्यादा कहानियाँ जिसमें संकलित होती है, तो ये मानसरोवर में संकलित हुई थी ईदगाह। और ये ईदगाह के कितने भाग थे? 8 भाग थे। लेकिन जो ईदगाह कहानी है ये भाग 1 में संकलित हुई थी, मतलब 1 में छपी थी, प्रकाशित हुई थी 1 में, मानसरोवर भाग 1 में। कब? 1933 में। ठीक है, अब मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लें भाई। ठीक है, हामिद एक उम्र का लड़का है जिसके माता मतलब इसको लिखोगे आप 4 या 5 वर्ष का लड़का है। ठीक है, 4 या 5 वर्ष का लड़का है हामिद, क्योंकि एक बार पूछ लिया गया था उस लड़की की उम्र कितनी है, तो 4 या 5 वर्ष लिख रखा है। तो आपको 4 मिलेगा या 5 मिलेगा, तो कन्फ्यूज नहीं होना, दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे। तो वैसे तो ज़्यादातर इसमें जो एक बार प्रीवियस ईयर में मैंने देखा था उसमें 4 ऑप्शन दिया था, तो इसमें इसकी उम्र 4 साल है। ठीक है, 4 या 5 वर्ष दे रखी है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर पेपर मैंने देखी थी उसमें इसकी 4 वर्ष उम्र मानी गई हामिद नाम के लड़के की। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, दादी के पास रहता है, संघर्षों से पलते हुए बचपन की ख्वाहिशों की बाज दादी का ख्याल रखता है। ईदगाह से लौटते जब वे बच्चे अपने लिए खिलौना खरीद रहे होते हैं तो दादी के लिए चिमटा खरीदता है, क्योंकि वह जानता है कि रोज़ाना रोटी बनाते दादी का हाथ जल जाता है। तो ये कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, विस्तार से हम आगे कहानी को पढ़ेंगे। देखो, हामिद नाम के लड़के कितनी उम्र है? 4 साल है। उसके माता पिता की मौत हो चुकी है, दादी के पास रहता है, लेकिन बचपन में ख्वाहिश होती है, जैसे हमारे भी बच्चे हैं तो वो क्या करते हैं, खिलौने मांगते हैं, चॉकलेट मांगते हैं और जिद करते हैं। हमारे लाख मना करने पर मान ले तबीयत खराब होती है, नहीं बेटा ऐसे खाओ बीमार हो जाओगे, वो नहीं मानते, जिद करते हैं। लेकिन ये बच्चा समय से पहले ही बड़ा हो गया। क्यों हो गया भाई? जिसके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे समय से ही बड़े हो जाते हैं और अपनी दादी का ख्याल रखता है। और उसे यहाँ तक की समझ है कि जब ईदगाह में जाते हैं सभी बच्चे खिलौने मिठाई खरीदते हैं, ये अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है ताकि दादी के हाथ ना जलें। आगे विस्तार से पढ़ेंगे तो और अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी। एक बेहद नाजुक कहानी है जो एक खूब सुंदरम एहसास को समेटे हुए है। ये कहानी संदेश देती है कि जिंदगी का मतलब ख्वाहिशों के अलावा भी बहुत कुछ है, दूसरे के दर्द और एहसास को अनुभव करना भी जरूरी है। मतलब इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समझाया है कि सिर्फ अपने लिए जीना ही जिंदगी नहीं होती, दूसरों के दर्द को महसूस करना ही असली ज़िंदगी है। सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के लिए ना जिए। देखो, हम और आप इतने बड़े हो गए, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा मन भी, मतलब कि हम दूसरों के, कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा मन करता है वो हम करते हैं, जाने अनजाने में हम दूसरों की बातों का ख्याल नहीं रखते, यानी दूसरे के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं। तो इस बात का इसमें मतलब संदेश दिया गया है। ईदगाह सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये भाईचारा, शांति, करुणा और अच्छाई को अपने जीवन में उतारने का पवित्र दिन है।
मुंशी प्रेमचंद इस कहानी में एक बच्चे की भावनाओं को जिस प्रकार से पेश किया वो बेमिसाल है। मतलब इस कहानी में पेश किया गया एक बच्चा छोटी सी उम्र में किस प्रकार से अपनी दादी की भावनाओं को समझता है और क्या उनको एहसास होता अपनी दादी के दर्द का। तो कहानी के मुख्य पात्र देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है पात्रों से प्रश्न बनते ही बनते। जिन्होंने नेट कर रखा है उनको तो पता है, जो पहली बार नेट दे रहे हैं तो उनके लिए बता देती हूँ, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है ही। अमीना एक मुस्लिम वृद्ध स्त्री है जो हामिद की दादी है। अब दादी का क्या नाम है? अमीना है, और वृद्ध मतलब बूढ़ी स्त्री है और हामिद की दादी लगती है। हामिद कहानी का मुख्य पात्र है। इसकी आयु 4 या 5, मैंने बताया था 4 या 5 वर्ष मिलेगी, लेकिन परिवेश शेर में इसकी उम्र कितनी दे रखी है? 4 वर्ष दे रखी है। उसके माता पिता मर चुके हैं, दादी पालन पोषण करती है। अन्य पात्र आए हैं, देखो इनके दोस्त हैं, ये आप ये पूछ लिए जाएंगे, ध्यान से पढ़ लेना। अन्य पात्र या गुण पात्र कहें एक ही बात है। महमूद, नूरे, मोहसिन, ये इसके दोस्त हैं। महमूद भी, नूरे भी, मोहसिन भी, सम्मी, 4 दोस्त हामिद की दोस्त है। चौधरी, कायम अली, आबिद, फहमिन आदि। ठीक है, तो ये आबिद कौन है? हामिद का पिता है। ठीक है, तो अब कहानी की हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत करने से अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप 90 68 68 49 54 पर मैसेज करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। 13 और 14 तारीख को ये PDF यानी हिंदी दिवस पर केवल और केवल 999 संपूर्ण पाठ्यक्रम की PDF मिलेगी। बाद में इसका रेट 1499 हो जाएगा, तो जल्दी ही मंगवा सकते हैं। आपके तीनों पेपरों की तैयारी हो जाएगी। कहने का मतलब ये कि नेट से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम आपकी तैयारी हो जाएगी। ईदगाह कहानी की समीक्षा देखिए। प्रेमचंद जी की ईदगाह कहानी अपनी विशेषता के कारण तो महत्वपूर्ण, साथ ही बाल मनोविज्ञान, मानवीय संवेदना, जीवन जगत के प्रश्नों के संकेतात्मक प्रश्नों के अनेक परतों को उद्घाटित करने के कारण विश्लिष्ट कार्यों में से है। मतलब कि ये कहानी बाल मनोविज्ञान को तो दर्शाती है भी, बच्चे का एक बच्चा होकर किस प्रकार से दूसरे के दर्द को समझता है। इसके साथ ही भाई अब ये नहीं, वो तो बच्चा चलो समझदार था या उसे वक्त ने समय से पहले समझदार बना दिया। ठीक है, मतलब कि इसके दुखों ने बना दिया भी, माता पिता ना होने के कारण बच्चे समय से पहले बड़े हो जाते हैं। तो इसके साथ अब जरूरी नहीं थी इसको दर्द को बच्चे ही समझेंगे, जैसे हम और आप पढ़ रहे हैं तो हम भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। अभी महसूस करना सिर्फ ये नहीं कि कहानी पढ़े तब तक ही लेखक ने कहा कि महसूस करें, मतलब इसको जीवन में भी उतारें। आगे बढ़ते हैं। रमज़ान की गर्मी और उमस भरे 30 रोज़ों के बावजूद ईद आती है। उमस मतलब कि गर्मी है, मतलब चिपचिपी गर्मी होती है ना, उसको उमस बोलते हैं। बहुत चिपचिपी गर्मी हो जाती है। मुसलमान परिवारों में प्रति बेहद उत्साह देखा जाता है। मतलब ईद जो त्यौहार है मुसलमानों का त्यौहार है, सभी को पता है। वैसे तो सभी त्योहारों के प्रति सभी लोग उत्साह में होते हैं, परंतु ईद अनायासी आती है, उसे तो उन कष्टकार दिनों में भूखा प्यासा रहकर करना पड़ता है। त्योहारों के आने पर अधिक उत्साहित बच्चे होते हैं। दादी की गोद में पलने वाले अनाथ हामिद को भी ईद का बेहद इंतजार है। मतलब कि यह ईद का महीना है और ईद के महीने में काफ़ी गर्मी पड़ी हुई है। जो बच्चे जो अब क्या है 30 दिन ईदगाह में 30 दिन रमज़ान का व्रत रखा जाता है। तो लेकिन भाई वो तो बड़े रखते हैं, बच्चों के तो सिर्फ खाने पीने मस्ती का त्यौहार, बच्चे इनको क्या जाने। ठीक है, दादी की गोद में पलने एक अनाथ बच्चा हामिद, वो दादी ने उसका पालन पोषण कर रही है। दादी ईद का बेहद इंतजार है। बड़े बूढ़ों के साथ बालकों का दल मतलब समूह शहर के ईदगाह की ओर चल देता है। शहर पहुंचते ही शहर का अजनबीपन अनोखा पर उन्हें आकर्षित करने लगता है। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर, यहाँ की सभी चीज़ें परिवेशगत अनुमान से परे दिखती है, कहीं फिर भी हार मानने का नाम नहीं। मतलब बच्चे क्या है, अब इस ईदगाह का मेला शहर में लग रहा है, अब बच्चे क्या पैदल भाग रहे हैं, लेकिन भाई थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्यों नहीं भाई, उनको क्या है, ये मतलब खुशी है कि हमें ईद का मेला देखने जा रहे हैं। यदि कॉलेज में दाढ़ी मूछे वाले इतने बड़े बड़े लड़के पढ़ने जाते हैं तो इस बात का महत्व को अपनी सीमाओं में अपने महत्व के साथ जीने का वलामिद ये कहकर झुठला देता है कि उसके मदरसे में रोज़ मार खाने वाले, काम से जी चुराने वाले बड़े लड़के पढ़ने आते हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के। मतलब कि बच्चे आपस में चर्चा करें कि ये कॉलेज आ रहे हैं तो कह रहे हैं इन कॉलेजों में ना बड़े बड़े मूछ वाले लड़के पढ़ते हैं। तो इस पर हामिद कहता है कि ये है ना, मतलब कि
मेरे कॉलेज में भी पढ़ते हैं बड़े बड़े मूछ वाले, लेकिन भाई ये 3 कोड़ी के मतलब कि काम धाम नहीं करते। 3 कोड़ी मतलब कि ये क्या है, काम से जी चुराते हैं। क्लब घर में शाम को बड़े बड़े साहब मैम खेलने आती है, मतलब ये क्लब घर है। जैसे अब शहरों में क्या कोई क्लब घर है, कोई कॉलेज है, बड़ी बड़ी मारते हैं, गांव में तो देखने को नहीं मिलती है। तो इसी पर वो चर्चा करें कि क्लब घर में है ना बड़े बड़े साहब भी आते हैं, मैम साहब मतलब कि जो अच्छे पैसे वाली हैं वो खेलने आते हैं। एक बात सबके सामने आती है, हमारी अम्मा के दो क्या नाम बट तो इससे बड़े रस की घुमाते ही लुढ़क जाएंगी। मतलब कि हमारी अम्मा तो ये नहीं, ये एक बार इनको घुमाएंगी तो ये लुढ़क जाएंगी, ऐसे मजाक कर रहे हैं उनका। परंतु ये क्या बात हुई, बालमन इतनी जल्दी अपनी हार कैसे मान लेता। प्राज्य को नकारने वाले अनेक तर्क उभर आए। अम्मा मनो आटा पीस डालती है, मतलब कि वो क्या है, जो शहरी जो महिलाएं उन पर व्यंग्य कस रहे हैं बच्चे। मतलब कि एक तरफ से क्या कर रहे हैं कि हमारी अम्मा तो क्या है मनो आटा पीस लेती है, मतलब चक्की से आटा पीस लेती, इतनी तंदुरुस्त है, सैकड़ों घड़े पानी निकालते, मतलब इतना काम करती हैं कि हजारों घड़े पानी निकाल देती। किसी मैम को एक घड़े मतलब इनकी क्या शहरी महिलाओं को एक घड़े पानी भरने के लिए बोल दिया जाए तो इनकी आंखें तो मतलब इनकी आंखों के आगे अंधेरा अच्छा आ जाएगा, मतलब कि इनको चक्कर आ जाएंगे। खुली गाय को पकड़ने का अम्मा कितनी तेज दौड़ी थी, तो वो कहती कि रहने तेरी मम्मा से दौड़ा नहीं जाता। तो कहती है एक दिन गाय खुल गई थी, मेरी अम्मा इतनी दौड़ी थी। बालमन अपने प्रश्नों का हल स्वयं ढूंढ लेता, मतलब कि अपने आप ही प्रश्न कर रहे हैं और अपने आप ही उत्तर कर रहे हैं, कहीं तर्क से, कहीं विश्वास से, कहीं समझ से। चौधरी के पास इतना धन इसलिए कि उन्हें जितरात को काबू कर रखा है, मतलब कि जितरात ने जिन है भाई ये, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो जिन क्या कह रहे हैं कि चौधरी साहब के इसलिए इतना धन है, ये कथन है, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे कि ये चौधरी साहब के इसके पास इतना धन है इसलिए क्योंकि उन्होंने जिन को काबू कर रखा है। जिन को काबू कर रखा है। कानून व्यवस्था के समय बाल को किसी समझ से कोई पहने नहीं है। मोहसिन कहता है ये कांस्टेबल को पहरा देते हैं, मतलब ये कांस्टेबल मतलब सिपाही पहरा देते हैं। अजी हरकत चोरी कराते हैं, शहर में जितने चोर डाकुओं से इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते रहो। वर्तमान स्थिति में ये बड़ी प्रासंगिक है। मतलब ये कहानी जो लिखी गई है ये उस समय भी ये समस्या थी, आज के ज़माने में भी ये समस्या है। एक बच्चों के माध्यम से दर्शाया गया कि जो ये पुलिस वाले होते हैं ना, ये रात को चोरी करवा देते हैं और सुबह उनको पकड़ लेते हैं। क्या ये भी क्या कमीशन लेते हैं, मतलब इनका चोरी करवाने के आपस में पैसे बांट लेते हैं। आपने देखा होगा पुलिस वाले भी सख्त क्या है कि चालान के नाम पे गरीब, अब तो बहुत अंतर आ गया। अब भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल समाप्त हो गया है, अब भी बहुत कहीं चालान के नाम से गरीब को खून चूस रहे हैं, कहीं किसी के नाम से क्या है रिश्वत लेते। तो ये रिश्वतखोरी पर व्यंग्य कसा गया है पुलिस डिपार्टमेंट में। ईदगाह कहानी में प्रेमचंद धीरे धीरे हमें उस बिंदु की ओर अग्रसित करते हैं जो इस कहानी की मूल संवेदना है। मतलब इस कहानी के माध्यम से जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और हम इस जो वर्तमान को या उस समय की जो समस्या रही है उनकी तरफ हमें क्या हमारा ध्यान आकर्षित करवाते हैं और कहीं ना कहीं हमें मानवीय मूल्य अपनाने की प्रेरणा देते हैं। हामिद के सभी दोस्त के पास हामिद से ज़्यादा पैसे थे, भाई सबके पास ज़्यादा पैसे थे। वो देखेंगे आगे कहानी में किसके पास कितने पैसे थे, लेकिन हामिद के पास केवल और केवल 3 पैसे थे। मेले में आकर्षण की अनेक वस्तुएं हैं। जमीन आसमान की सैर कराने वाला हिंडोला मतलब झूला, जिसमें आप भी झूले होंगे, मैं तो झूली हूँ। 1 पैसे में 25 चक्कर मज़ा लेना, मतलब 1 पैसे में 25 चक्कर। मिट्टी की मुँह बोलते खिलौने, सिपाही, गुजरिया, राजा, ये मतलब मिट्टी के खिलौने। ये सिपाही है, गुजरिया है, राजा, वकील, बिस्ती और धोबी। बिस्ती मतलब पानी भरने वाला। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन। अब ये यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान देंगे कि किस बच्चे ने क्या क्या खिलौने लिए थे। यहाँ से प्रश्न प्रीवियस ईयर मैंने देखे हैं तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप देखेंगे। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ महमूद क्या लेता है, सिपाही लेता है। महमूद क्या लेता है, सिपाही। मोहसिन क्या लेती, बिस्ती। मोहसिन को बिस्ती पसंद है, महमूद को सिपाही पसंद है। नूरे क्या लेता है, वकील लेता है। सम्मी क्या लेता है, सम्मी धोबिन और ये धोबिन लेती भी। हामिद इन खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, पर लालच बरिंजाओं से देखना भी है। अब देखो ये बच्चा मैंने आपको बताया था शुरू में, ये कुछ समय से पहले बड़ा हो गया है, इसके हालातों ने कर दिया है।
अब क्या है, उसका अंदर से तो मन ललचा रहा है कि मैं भी खिलौना ले आऊँ, लेकिन भाई उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन वो इतना चालाक है कि उनके खिलौने की क्या है, बुराई करता है। अब महमूद क्या ले लेता है, सिपाही ले लेता है। मोहसिन क्या ले लेता है, भिश्ती ले लेता है। नूरे वकील ले लेता है और सम्मी धोबी ले लेता है। अब क्या है, हामिद का मन तो करा कि मैं भी ये चीज़ लूँ, लेकिन वो कह रहा है कि इन खिलौने मिट्टी के तो हैं, गिर गए तो क्या चकनाचूर हो जाएंगे। देखो कितनी समझदारी वाली बात कह रहा है। खिलौने के बाद मिठाई की दुकानें आती है, सब अपनी अपनी पसंद की मिठाई लेते और खाते हैं। हामिद अपनी बिरादरी से अलग है, उसके दोस्त उसके साथ खूब मजाक करते हैं और वह ललचाता क्रोधित होता है। फिर उसके मन में लित्रक अमीट रेखा खिसे, मिठाई कौन बड़ी नमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी है। अब क्या है, अब बच्चों की आदत होती है ना, अपनी अपनी पसंद की सब मिठाइयाँ लेते हैं और खाते और उसे चिढ़ाते हैं। तो इस पर हामिद कितना समझदार बच्चा है, वो कहता है कि इसमें मिठाई कौन सी बड़ी बात है, मैं भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं तो इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि भाई देखो किताबों में कितनी बुराइयाँ लिखी हैं, मैं खाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। इस तरह से बातें करता है। अब पूंजी प्रदर्शन के सब निर्लज प्रयासों के मध्य हामिद अपना जमा 3 पैसे दादी के लिए चिमटा खरीद लेता है। एक और चमक दमक जुबान का चटखारा राग रंग, दूसरी ओर गहन मानवीय संवेदना खाए मिठाइयाँ आपका मुंह सड़ेगा। अब वो क्या कह रहा है कि तुमने अभी मिठाइयाँ करी, तुम्हारा मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़, वो मतलब अपने मन को ही समझा रहा है कि अगर मैं भी वो चाहता तो मिठाई ले लूँ, एक तो मन करा ले लूँ, मैं भी खा लूँ, लेकिन उसे लग रहा है कि नहीं, फोड़े फुंसे निकल जाएंगे, जबान चटोरी हो जाएगी, आदत लग जाएगी। चिमटा लूँगा तो क्या अम्मा की दुआएं लगेंगी और मम्मा खुश हो जाएगी। देखेंगे अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, हजारों दुआएं देंगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अब वो मन में सोच रहा है भाई कितने फ़ायदे हैं कि रोटी भी सेक लो, कोई आग मांगने आए तो उसको भी दे दो। संपन्नता के सभी दिखावे बीच में चिमटा श्रम का सार्थक प्रतीक बनता है। अब देखो मतलब ये सिर्फ कहानी में ही नहीं है, अगर वास्तविकता से देखें कि हम जो ज़रूरी चीज़ें लेंगे तो वो हमारी ज़िंदगी में सार्थक होंगी। मतलब उसका अर्थ हो, कई बार आपने वो देखा, आपने बाजार दर्शन आपने पाठ पढ़ा है जैनेंद्र का बाजार दर्शन, तो उस पाठ में दिखाया गया कि हम कितनी बेकार की चीज़ें ले लेते हैं और बाद में पछतावा होता है कि हमने क्यों लिए, क्या हमारे घर के जगह को घेर देती हैं और व्यर्थ की चीज़ें होती हैं। एक बाजारी आकर्षण करके हम चीज़ें ले लेते हैं। चिमटा सारे खिलौनों को नष्ट कर देता है। बहादुर चिमटा आग पानी आंधी तूफान के सब में डटा रहता है। अब देखेंगे घर पहुंचते पहुंचते सारे खिलौने टूट गए। अब क्या है, घर पहुंचते पहुंचते सारे खिलौने टूट गए हैं। हामिद का चिमटा बड़े काम का निकला। हामिद ने एक बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी, आंखों में आंसू भर। अब क्या हामिद क्या ले गया चिमटा, तो वो देख के उसकी दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहानी का उद्देश्य की दृष्टि अत्यंत प्रासंगिक है। कहानी का मूल उद्देश्य बाल मन के विज्ञान को रेखांकित किया गया है। इस उद्देश्य को पाठक तक पहुंचाने में लेखक समृद्ध मतलब कि ये कहानी क्या है, जब चिमटा उसके हाथ में देखती है दादी तो पहले तो उस पर गुस्सा करती है। मैंने इसको क्या मूल पुस्तक में पढ़ा था, लेकिन वो कहता कि दादी मैंने ये चिमटा इसलिए लिया है कि रोटी बनाते हुए तेरे हाथ जल जाते। तो इस पर अमीना जो उसकी दादी है बहुत रोती है और सोचती है कि देखो मेरा बेटा मेरे बारे में कितना सोचता है, और उसे बहुत दुआएं देती हैं। और बच्चों के जो खिलौने वो सारे टूट जाते हैं। इसका उद्देश्य गरीबी और अमीरी को रेखांकित करना है। अमीना हामिद जिस तरह से गरीबी के शिकार हैं, उसी तरह आज भी लोग गरीबी से पीड़ित हैं। भाई अब ये कहानी उस समय में ही गरीबी नहीं होती थी, आज भी पहले भी होती थी, आज भी होती है और आगे भी होती रहेगी। क्योंकि जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है ये कभी नहीं भरने वाली। ये क्या है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और गरीब होता जा रहा है। तो ये प्रक्रिया हमारे समाज में है, ये एक प्रक्रिया की बुराई कह लीजिए,
उसी तरह आज भी लोग गरीबी से पीड़ित हैं, लोग इससे उभर नहीं पाए हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रोटी के मोहताज है। गरीब हो या अमीर, सदैव समान परिस्थिति में रहना चाहिए। हामिद पर गरीबी का असर नहीं होता, हमेशा प्रश्न रहता है। हमें भी इस परिस्थिति में प्रश्न रहता, मतलब कि हामिद है वो क्या अपनी गरीबी को अपने ज़िंदगी में हावी नहीं होने दे। छोटा सा बच्चा है लेकिन वो प्रश्न रहता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़े बड़े संदेश देता है और अपनी ज़िंदगी में भी उतारता है। तो उसी प्रकार हमें भी हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अतः कहानी की दृष्टि से कहानी प्रेमचंद एक प्रशंसनीय उत्कृष्ट कहानी है। ठीक है, अब इस कहानी के कुछ कथन है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। ठीक है, एक ये देखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये कहानी आपके कथन देखेंगे, प्रमुख कथन या उद्धरण। कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताओगे। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल नहीं डरना, अम्मा का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? उसे कैसे अकेले में जाने दें। अब क्या है, वो क्या है, मेरी आंखों में भी ये कहानी पढ़ी थी, आंसू आ गए थे। वो कह रहा है कि तुम डरना नहीं अम्मा। उसकी जो दादी है उसे रोक रही है, मतलब वो सोच रही कि सब अपने पापा के साथ जा रहे हैं, काश आज हामिद होता। हामिद मतलब हामिद नहीं, आबिद होता तो क्या है, वो भी इसके साथ जा। अब उसको डर सता रहा है कि कहीं बच्चा है, शहर में पहली बार जा रहा है, कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। लेकिन तो वो कह रहा है कि बच्चा तुम डरना नहीं अम्मा। वो कह रहा है कि मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है? मैं उसे अकेले में कैसे जाने दूँ? तो ये अमीना कह रही है भाई, ठीक है, अमीना सोच रही है अपने उसको, हामिद को समझा रही है। लेकिन क्या है, वो उसके मतलब कि ये नहीं कि मैं अकेले कैसे जानूँ, तो उसको अंदर अंदर वो सोच रही है। ये कांस्टेबल पहरा देते हैं, कांस्टेबल मतलब सिपाही। तभी तुम बहुत जानते हो अजी हजरत, ये चोरी करते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं इस मोहल्ले में जाकर जागते रहो, पुकारते रहो, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मतलब कि बच्चे आपस में कितने समझदार हैं। मतलब कि एक तरफ तो ये पहरा दे देते हैं, दूसरी तरफ चोरी करवा देते हैं और जागते रहो ऐसे करते रहते हैं। और क्या है, अपना जो बोलते हैं ना कि भत्ता होता है जो महीने का, वो ले लेते हैं। और ये कांस्टेबल ही चोरी करवाते, ये खुद ही चोर डाकू है। तो ये एक समाज में जो पुलिस डिपार्टमेंट में की जो बुराइयां इन बच्चों के माध्यम से लेखक ने उजागर की है। अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? अब वो कह रहा है कि इनको पकड़ते नहीं क्या? अरे ये पागल, इनको कौन पकड़ेगा? वो कह रहे हैं कि दूसरा बच्चा कह रहा है कि अगर ये कांस्टेबल चोर है तो इनको कोई पकड़ता नहीं। तो कह रहे हैं अरे पागल, इनको कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं। लेकिन अल्लाह इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन से ही मामू के घर में आग लग गई, सारी पूंजी ले जल गई, एक बर्तन तक न बची। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। तो इसमें कह रहा है कि जैसे उसका मामू है, किसका मामू है? उसका मामू है मोहम्मद का मामू, जो क्या है उसके पास 12 पैसे हैं। तो वो क्या उसका मामू है जो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट कहते हैं कि वो उसकी तनख्वाह तो कितनी है? तनख्वाह तो उसकी 12 रुपये है। लेकिन वो 12 पैसे, 12 रुपये नहीं, 12 पैसे आने, या पैसे कह लीजिए आने। और वो घर कितने भेजता है? 50 आने भेजता है। तो मतलब रिश्वत है। सहसा ईदगाह नजर आई, ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है और जिसमें जाजम बिछा हुआ है। रोजदारी की पंक्तियाँ एक के पीछे एक, न जाने कहाँ तक चली गई। इन पक्की छत के नीचे तक आजाजम भी है, मतलब ज़्यादा मतलब चादर बिछी हुई है। ठीक है, चादर या उसको कह लीजिए चटाई बिछी हुई है। नए आने वाले पीछे मतलब कि कतार लगी हुई हैं और उसमें कोई अमीर गरीब नहीं, सब बराबर है। सब क्या सजदा करते हैं, मतलब सब भगवान की यानी अल्लाह की पूजा कर रहे हैं। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक बार कई क्रिया होती है, बिजली की लाख बत्तियों के साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाती है। क्रम चलता रहता है, मतलब कि सजावट के लिए चीज़ें लगाई गई हैं। कहीं बत्तियाँ बुझ रही हैं, कहीं जल रही हैं और एक साथ लाखों लोग सजदा कर रहे हैं, मतलब सर झुका रहे हैं।
हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है, हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी और उनकी उंगलियां भी कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ तो हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। तो ये मैं बता चुकी हूँ आपको। खिलौना क्यों नहीं है, कभी कंधे पर रखा। अभी कहिए क्या खिलौने बच्चे चढ़ा रहे हैं उसको, हामिद को क्या खिलौना है तो खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा, बंदूक हो गई, हाथ में लिया, फकीरों का चिमटा होगा। चाहूँ तो मैं इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दो, तुम लोगों के खिलौने की जान निकल जाएगी और तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर चिमटा। तो देखो इसमें बच्चा कितना समझदार है। वो कह रहे कि बच्चे चिढ़ा रहे कि ये खिलौना है, ये तो चिमटा है। वो कह रहे कि खिलौना क्यों नहीं, कंधे पर रखूँगा तो खिलौना रख जाएगा, हाथ में लूँगा फकीरों का बन जाएगा और बंदूक बन जाएगा। सारी अपनी विशेषताएं बता रहा चिमटे की। अगर है कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएँ। तो अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ और बिस्ती के छक्के छूट जाएँ। बिस्ती पानी भरने वाला जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए। अब नूरे क्या वकील लेके आया है तो उसके वकील साहब की नानी छूट जाए। चोगे मुँह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा बहादुर है। अब एक प्रश्न ये भी आया कि चिमटे का नाम क्या है दिया है। हामिद ने चिमटे का नाम दिया रुस्तमे-ए-हिंद। रुस्तमे-ए-हिंद ये क्या है, इस चिमटे का नाम रखा किसने, हामिद ने। तो ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि चिमटे का क्या नाम है, तो रुस्तमे-ए-हिंद। लपक कर कि शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा, उसकी आंख निकाल लेगा। अब बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद से बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना, अब क्या किसने खेला था, बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई, वह रोने लगी। अब क्या हुआ, दामन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी, आंसू से बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। और हामिद इस कार्य से क्या समझता, मतलब इसमें देखो हामिद जब ये क्या है चिमटा लेकर अपनी दादी को देता है कि दादी मैं आपके लिए चिमटा लेके आऊँगा, आपके हाथ में चल जाए। तो उस समय अब वो बच्चा है लेकिन वो उसको पार्ट क्या बड़ा बन गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें सोच रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब बुढ़िया कौन थी, अमीना, लेकिन वो बच्ची बन गई। क्यों बन गई है, मतलब कि वो इतनी भावुक हो जाती है कि बच्चे की तरह रोने लगती है, कि आंखों में आंसू होते हैं खुशी के मारे कि मेरा बच्चा मेरे बारे में कितना सोचता है। तो लेकिन अब बच्चा चिमटा तो ले आया और वो सोच भी, लेकिन उसे ये नहीं समझ में आता अभी दादी रो क्यों रही है। ठीक है, तो क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। तो ये कहानी थी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और हमारी 21 कहानियाँ पाठ्यक्रम में हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन तब करेंगे तब आपका रिस्पॉन्स आएगा, वरना मैं दूसरा टॉपिक शुरू कर दूंगी। आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं देते हो भाई, प्रतिक्रिया जरूर दो। कहानी कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया ही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। संपूर्ण पाठ्यक्रम यूजीसी नेट ऑब्जेक्टिव पेपर सब्जेक्टिव पेपर के नोट्स लेने हैं तो आप इन पर क्या है मैसेज करके प्राप्त कर सकते हो। पूरा पाठ्यक्रम निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ पीडीएफ के पैसे लिए जा रहे हैं 999 रुपये। ये 13 और 14 सितंबर तक है। बाद में भाई इसका क्या है रेट बढ़ जाएगा, 1499 हो जाएंगे। तो अभी 2 दिन है आपके पास, ले सकते हो। और अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों तक शेयर कर दो, चैनल क्या है वीडियो को लाइक कर दो, प्रतिक्रिया भी देना कि कैसी वीडियो लगी। और मैं चाहती हूँ कि आपका इसी भर्ती में चयन हो जाए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।